हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें। बाकी फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, है ना। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है, लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गया, एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ये बुक्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो सिंपल आप फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगी, ठीक है। तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का आज पार्ट 3 देखने वाले हैं हम लोग, है ना। तो क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन ना आए, है ना। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था, ठीक है। अब पार्ट 3 में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है सवाल, देखना। 16th क्वेश्चन में क्या बोलता है, ऑब्टेन द आंसर्स टू ए एंड बी इन एक्सरसाइज 7.15 if the circuit is connected to a 110 volt 12 kilohertz supply, ठीक है। Hence explain the statement that a capacitor is a conductor at very high frequency। मतलब ये आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Compare this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after the steady state। फिर अगर DC सोर्स लगा दिया जाए और वहां पर अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा वो भी अपन को बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको रिलेट किया है पिछले क्वेश्चन से, तो ये रहा आपका पिछला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अपन ने 7.15 किया था, ठीक है, 15th क्वेश्चन, वहां पर देखो क्या है, मतलब जो डेटा लेना है अपन को, डेटा वो पिछले क्वेश्चन से लेना है, तो मैंने यहां पर डिस्प्ले कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या था पिछले क्वेश्चन में, एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसको 40 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मतलब आरसी सर्किट है आपका, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि इन दोनों के आंसर, ठीक है, इन दोनों का आंसर देना है आपको जब हम कितना वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 110 वोल्ट 12 किलो हर्ट्ज सप्लाई पर। मतलब सर्किट वही है, मतलब कैपेसिटर और रजिस्टर वही है, लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है ना वो अब कितना होना चाहिए, 12 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। मतलब अब हाई फ्रीक्वेंसी पर आपकी आरसी सर्किट आ गई है, तो उस केस में आपको इन दोनों का आंसर देना है। पिछले क्वेश्चन में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना था, 60 हर्ट्ज। अब उसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इन दोनों पार्ट का जवाब देना है अपन को। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब देखें यहां पर ध्यान से, मैं पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो पहला तो यह है कि अपन को मैक्सिमम करंट निकालना है सर्किट का फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। सर्किट वही है आरसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है, दैट इज 12 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो आओ देखते हैं, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो आप लोग। यहां पर अगर हम पहले पार्ट की बात करें, पहला पार्ट क्या है, ए, ध्यान देना, मुझे यहां पर मैक्सिमम करंट निकालना है, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन जेड। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये देखो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे मिलेगा, ये जो अपन को वोल्टेज गिवन है ये होता है आरएमएस वोल्टेज, और आरएमएस वोल्टेज में √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो, यहां पर E0 को लिखा मैंने 110 इंटू √2, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज इंटू √2 इज पीक वोल्टेज, क्लियर। नाउ अपॉन जेड, ठीक है।
अब देखो ध्यान से यहां पर आई नॉट इक्वल टू 110√2। z को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, चलो, क्योंकि ये आपका आरसी सर्किट है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर 110√2 अपॉन अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? तो भाई पिछले सर्किट का लेना है अपन को रेजिस्टेंस 40 ओम और कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड, है ना? और फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है? 12 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो यहां देखो ये आर, तो आर की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को? 40, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ω_c, उसका स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहां पर आई नॉट इज इक्वल टू 110√2 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 1/ω_c का स्क्वायर। तो 1/ω, ओमेगा होता है 2πf इंटू सी आपका है 100 माइक्रोफैराड, 10⁻⁻6 से इंटू करना होगा। इस पूरे का क्या चल रहा है? स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर आई नॉट इज इक्वल टू 110√2 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर, या एक काम करते हैं पहले और सॉल्व कर लेते हैं फिर स्क्वायर करेंगे। तो आप बताओ 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है ना, 12 किलोहर्ट्ज। 12 किलोहर्ट्ज मतलब 12 इंटू 10⁻³ और ये देखो 100 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻4, इस पूरे का क्या है? स्क्वायर। क्लियर? चलो ठीक है, 110√2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 1/2 इंटू 12 24। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया 24π 10⁻⁻1 होल स्क्वायर। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से यहां पर 110√2 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस ये 10 ऊपर गया तो 10⁻1 हो जाएगा अपॉन 24π इसका स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखना, अंडर रूट ऑफ 110√2, अब यहां पर देखो ध्यान से होल अंडर रूट ऑफ, यहां पर देखो 24π का स्क्वायर एलसीएम आएगा, ठीक है, और 24π का स्क्वायर इसमें इंटू होगा, 1600 इंटू 24π स्क्वायर। क्लियर? प्लस 10 का स्क्वायर वैसा का वैसा 100। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलो अब देखो ध्यान से यहां पर ये अपनी आई नॉट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहां से 100 कॉमन ले सकते हैं और ये 24π स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सिर्फ पाई स्क्वायर को बाहर ले लो। ठीक है, या ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24π स्क्वायर इसको 24π का होल स्क्वायर ना, 24π का होल स्क्वायर होगा, तो 24π का स्क्वायर बाहर लोगे तो 24π हो जाएगा ना। ठीक है, चलो तो यहां पर देखना, नेक्स्ट पे भी चलते हैं अपन। तो आई नॉट इज इक्वल टू 110√2 और नीचे कॉमन आया आपका 100, तो ये देखो 100 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ नीचे 24π स्क्वायर बाहर आया तो 24π हो गया ना, और होल रूट ऑफ क्या बचा? देखो क्या बचा आपका 16 इंटू 24π स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, तो यहां पर देखो 16 इंटू 24 पाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जीरो कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 11√2 इंटू 24 पाई होल अपॉन। अब जरा सोचो, ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, ठीक है, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसमें अगर +1 ऐड करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा यार, है कि नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहां पर इधर देखो, यहां पर अपन ने इसको बाहर निकाला, 100 कॉमन लिया, बाहर निकला 10। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर 24 पाई का स्क्वायर इंटू होगा ना, तो ये ब्रैकेट में ये लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर भी 24 पाई का स्क्वायर है। क्लियर? हां, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इतना बड़ा नंबर है, इसमें +1 है, तो इतने बड़े नंबर में +1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आप बताओ, क्या मैं इस 1 को इग्नोर कर सकता हूं एज कंपेयर टू दिस? मैं सिर्फ अपने कैलकुलेशन को सिंपल बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 16 इंटू 24 पाई स्क्वायर, मैंने क्या कर लिया, इसको इग्नोर कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बताओ, तो बस ये होगा कि अपना आंसर नियर अबाउट आएगा, है ना? ठीक है, अब बताओ 11√2 इंटू 24 पाई होल अपॉन 16 का रूट कितना, 4, और 24 पाई स्क्वायर का रूट 24 पाई, ये बताओ कैंसिल। अब बताओ 11 इंटू √2, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 11 इंटू 1.414 अपॉन 4। ठीक है, अब मैं 11 का इंटू करता हूं इससे, है ना? एक सेकेंड, देखो यहां पर आपका है 11 इंटू 1.414, 15.554, 15.554 होल अपॉन 4, तो ये आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो यहां पर देखते हैं डिवाइडेड बाय 4, 3.88, तो 3.8 एम्पियर मान लिया मैंने करंट। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन किया है। क्या किया मैंने, यहां पर देखा कि यार ये बहुत बड़ी वैल्यू है, उसमें 1 ऐड भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इग्नोर करो। और इसके पीछे मेरा एक लालच छुपा हुआ था, क्या, कि यार अगर ये इसको इग्नोर करेंगे तो इसका रूट पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी ताकि हम नियर अबाउट आंसर पहुंच जाएं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, अब अपन को पार्ट 2 भी निकालना है ना? तो पार्ट 2 में क्या है, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। तो अब क्योंकि ये आरसी सर्किट है, तो आप जानते हैं कि यहां पर आपका करंट लीड करेगा, तो यहां पर कितने टाइम से लीड करेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको फाई निकालना होगा, है ना? तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अब मैं बी पार्ट का जवाब दे रहा हूं, है ना? उसने कहा ना 16th क्वेश्चन में कि 15th क्वेश्चन का जो 2 पार्ट है, उन्हीं दोनों पार्ट का आप आंसरिंग करो जब फ्रीक्वेंसी हाई हो, है कि नहीं? तो बस फ्रीक्वेंसी चेंज किया है, बाकी पिछला क्वेश्चन के ही दोनों पार्ट का जवाब देना है अपन को। क्लियर? चलो अब देखो, तो यहां पर tan phi इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, XC अपॉन R। अब देखो tan phi इक्वल टू XC, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू R, वैसा का वैसा 1 अपॉन, ये आपका ओमेगा कितना होगा, 2 पाई f, f कितना आपका, f आपका है कितना, 12 किलोहर्ट्ज, तो 12 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद आपका C, ये 100 माइक्रोफराड है, 100 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू R, है ना? R कितना, चलो अभी रखता हूं बाद में,
अभी देखो, तो यहां पर tan phi कितना हो जाएगा, tan phi की वैल्यू 1 अपॉन, आप देख सकते हैं, तो यहां पर होगा 24 पाई, ये देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 ओम। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0 इसको कैंसिल हो गया, 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा भाई, तो 48, 96 पाए। तो यहां पर अगर आपको फाई की वैल्यू निकालनी है तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 96 पाई। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो tan फाई की वैल्यू है ना वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, मतलब जो फाई होगा ना वो भी आपका बहुत कम होगा। ठीक है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आप ये बताओ कि यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा बहुत हाई है तो XC बहुत लो होगा, मतलब कैपेसिटर जो है वो ना के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है कि नहीं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर कैपेसिटिव का ज्यादा डोमिनेशन नहीं है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये नियरली एक आपका एक रेजिस्टिव सर्किट हो गया हाई फ्रीक्वेंसी पर, है कि नहीं। तो आप बताओ अगर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वहां पर करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होता है, 0, तो ये भी तो आपका एक तरीके से 0 डिग्री होगा आपका नियरली, है ना। ठीक है, तो चलो इतने का आपका फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मुझे टाइम लैग निकालना है तो T होता है 5 बाय ओमेगा। ठीक है, तो T होता है आपका 5 बाय ओमेगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो 5 की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन 96 पाई होल अपॉन ओमेगा, और ओमेगा आपका मालूम ही है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना आपका 12 किलो हर्ट्ज, 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब बताओ आंसर अगर मैं लिख दूं टाइम में तो थोड़ा सा अजीब सा आंसर है, लेकिन करना पड़ेगा ऐसा ही। tan इनवर्स 1 अपॉन 96 पाई, ठीक है, होल अपॉन 24,000 पाई, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इतना सेकेंड होगा आपका टाइम लैग। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गए आपके दोनों पार्ट के, मतलब 15 क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में जो 2 पार्ट थे उसका आंसरिंग कर दिया मैंने। ठीक है, फॉर अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब जो 16th क्वेश्चन में 2 सवाल और हैं उसको देखते हैं अपन। ठीक है, क्या है वो सवाल, देखो ध्यान से। यहां तक काम खत्म हुआ अपना, ऑब्टेन द आंसर टू ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 15, दोनों का आंसर हमने दे दिया। इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 12 किलोहर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, नाउ हेंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट अ कैपेसिटर इज अ कंडक्टर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। तो अब मेरी बात को सुनो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पर जो कैपेसिटर है वो एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ऐसा क्यों? तो मेरी बात को सुनो, जब आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो आपका XC बहुत लो होगा, और अगर XC लो होगा मतलब वो रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा, मतलब नियरली जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो 0 है। तो आप बताओ जो कैपेसिटर है वो आपका एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ना, है ना, मतलब वहां पर कैपेसिटर रहना ना रहना बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखोगे इसका आंसर, देखो मैं आपको बताता हूं लिख के। हम कहेंगे सिंस एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, at very high frequency XC is very low, XC is very less। ठीक है, as XC is equal to 1 ओमेगा C। तो देखो इनवर्सली है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो XC बहुत कम होगा। Therefore
capacitor does not offer resistance to circuit, ठीक है, therefore capacitor behave as conductor, है कि नहीं? ठीक है, वो एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसका कोई यूज नहीं है अभी। ठीक है, क्लियर? चलो अब उसमें एक और सवाल है। क्या है सवाल? वो देखो, कंपेयर दिस बिहेवियर विथ दैट ऑफ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा रहेगा अगर हम वहां पर डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं और स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है तो। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो, अगर हम डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं स्टेडी स्टेट में तो वहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, और अगर ओमेगा जीरो हो गया तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब वहां पर सर्किट में करंट फ्लो करेगा ही नहीं, मतलब इट बिहेव एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, हम कहेंगे सिंस फॉर डीसी सोर्स या फॉर डीसी सोर्स, ठीक है, फॉर डीसी सोर्स आपका फ्रीक्वेंसी इज जीरो, देयरफॉर ओमेगा भी जीरो होगा क्योंकि ओमेगा होता है 2πf, देयरफॉर XC इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, एज XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो ये जीरो तो XC इनफाइनाइट, देयरफॉर इट ऑफर, ठीक है, इट ऑफर मतलब कौन ऑफर? कैपेसिटर ऑफर, देयरफॉर कैपेसिटर ऑफर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, टू सर्किट, देयरफॉर सर्किट बिकम ओपन। तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका? ओपन हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि करंट रहेगा ही नहीं उसमें, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया उसने, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब इट इज इक्वल टू ओपन सर्किट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का, है ना? तो एक काम करें आप लोग, ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो देखो ध्यान से। अब यहां पर 17th क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ध्यान से, कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट, इफ द 3 एलिमेंट्स LCR आर अरेंज्ड इन पैरेलल, मतलब सीरीज एलसीआर में जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी अगर हम LCR को पैरेलल में लगा के अप्लाई करें, ठीक है, तो बोलता है शो दैट टोटल करंट इन द पैरेलल LCR सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो शो करना है कि पैरेलल LCR में जो करंट होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा उस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहां थोड़ा समझो, वो ये बोल रहा है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है सीरीज LCR का, तो सीरीज LCR का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जानते हो ना क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC।
तो उसी फ्रीक्वेंसी पर, मतलब वही फ्रीक्वेंसी का सोर्स अगर हम पैरेलल एलसीआर में अप्लाई करें तो शो करो कि वहां पर करंट मिनिमम होगा उस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, आओ मैं यहां पर आपको शो करता हूं, ध्यान देना। इधर देखो आप लोग, तुम ये बताओ, मेरे पास पैरेलल एलसीआर है, तो ये आपका रेजिस्टर है, ये आपका है ये आपका इंडक्टर, ये आपका इंडक्टर और ये आपका कैपेसिटर। ये आपका पैरेलल एलसीआर है और यहां पर मैंने सोर्स अप्लाई किया और इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका आर एल सी। अब यहां पर शो करना है कि करंट मिनिमम होगा इस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। इधर देखो, आप ये बताओ, मैं आपको बता देता हूं कि पैरेलल एलसीआर सर्किट वैसे अपना सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन अब क्योंकि एनसीईआरटी चेंज किया नहीं उसने, तो अब क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार देख लो। देखो, पैरेलल एलसीआर सर्किट में रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस होता है अंडर रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी का होल स्क्वायर। ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मुझे इंपेडेंस निकालना हो पैरेलल एलसीआर का तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ एक्सएल एंड रेसिप्रोकल ऑफ एक्सी के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक, अब बताओ सोच के यहां पर तुम ये बताओ, एट रेजोनेंस हम क्या कहेंगे कि जो आपका एक्सएल है और एक्सी है दोनों बराबर होता है कि नहीं होता? रेजोनेंस कंडीशन बोल रहा है ना वो। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये चीज जीरो हो जाएगी, और अगर ये चीज जीरो हो जाएगी मतलब ये चीज मिनिमम हो जाएगा। तो आप बताओ, देख के यहां पर हम यहां पर कहेंगे कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर सिर्फ रहेगा अंडर रूट में। आप ये बताओ, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा और इसका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा तो 1 बाय आर स्क्वायर में कुछ ऐड होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ये दोनों बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इसमें ऐड होगा तो 1 बाय आर स्क्वायर ही रहेगा ना। तो जब ये नॉन जीरो था उसके मुकाबले जब ये जीरो होगा उस केस में ये पूरी वैल्यू मिनिमम होगी ना, मिनिमम, हां या ना? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है तो ये पूरी चीज जीरो होगी, तो जीरो होगी मतलब ये रूट की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब बताओ, हम कहेंगे 1 अपॉन जेड ये रूट की वैल्यू मिनिमम होगी, है कि नहीं? मिनिमम पूरा लिख देता हूं मैं, आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? ठीक है, सिंपल सी कहानी है यार कि दोनों बराबर है तो ये पूरा जीरो, और ये अगर जीरो हो गया तो रूट की वैल्यू मिनिमम होगी ना, जब ये नॉन जीरो था उसके मुकाबले। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, 1 अपॉन जेड की वैल्यू अगर मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जेड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? आप ये बताओ, अगर 1 अपॉन जेड मिनिमम वैल्यू आ रही है वो तब होगी ना जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जेड मैक्सिमम होगा, तभी तो 1 अपॉन जेड मिनिमम होगा, है कि नहीं? तो अब बताओ, जेड मैक्सिमम है मतलब इस सर्किट का इंपेडेंस मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट मिनिमम होगा ना। इंपेडेंस का मतलब क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस। तो अगर सर्किट का नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा? मिनिमम, है कि नहीं? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर करंट इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
क्लियर? ठीक है, चलो, तो यहां पर मैंने एक पार्ट का जवाब दे दिया मैंने। क्लियर? नाउ अब देखो यहां पर और क्या कहता है। तो यहां तक तो मैंने आंसरिंग कर दी, ठीक है, कि आपका करंट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इस फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, नाउ ऑब्टेन द करंट आरएमएस वैल्यू, मतलब मुझे आरएमएस करंट निकालना है इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट। तीनों ब्रांच में अपन को आरएमएस करंट निकालना है कि नहीं? ठीक है, फॉर द एलिमेंट्स एंड सोर्स स्पेसिफाइड इन एक्सरसाइज 7.11, है कि नहीं? फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब उसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर अपन को क्या निकालना है, हर एलिमेंट के अक्रॉस करंट की वैल्यू, आरएमएस करंट। और वहां पर जो आरएलसी की वैल्यू है वो वही वैल्यू लोगे जो क्वेश्चन नंबर 11 में था। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिस्प्ले कर दिया मैंने आपके सामने। तो यहां पर बताओ एल की वैल्यू कितनी है, 5 हेनरी, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम, है ना? तो ये मार्क कर देते हैं अपन यहां पर 5 हेनरी 80 माइक्रोफेराड, यहां पर 5 हेनरी 80 माइक्रोफेराड, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम। ठीक है, तो हर एक के क्रॉस क्या निकालना है अपन को, करंट निकालना है ना? और सोर्स की वैल्यू कितनी है, इन्हीं का सोर्स इस्तेमाल करना है। सोर्स कितना है आपका, 230 वोल्ट सोर्स। तो यहां पर ये आपका 230 वोल्ट, ठीक है, तो आरएमएस वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना अप्लाई होगा उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी बोल रहा है वो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ओमेगा अगर डायरेक्टली निकालना है तो 1/√LC, है ना? तो यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, इधर देखो, तो ओमेगा आर होगा 1/√LC। तो यहां पर एल की वैल्यू कितनी है, 5 हेनरी, सी की वैल्यू कितनी है, 80 माइक्रोफेराड, 10⁻⁻⁶। तो आप बताओ यहां पर 1/√5 × 80 400, 10⁻⁻⁶। आप बताओ 1/400 का रूट 20 और इसका रूट 10⁻⁻3, ये ऊपर गया 10⁻3/20। तो यहां पर हो गया आपका 1 0 कैंसिल, 100/2 50 रेडियन पर सेकेंड। मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ यहां पर देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, हर एक के क्रॉस करंट निकालना है। अब ये बताओ, क्योंकि ये आपका पैरेलल में है तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा ना, और हर एक के क्रॉस वोल्टेज कौन रहेगा, ये सोर्स वोल्टेज। तो अगर आपको इसका करंट निकालना है, इसका करंट निकालना है, तो आप बोलो इसका करंट आरएमएस आईवी अक्रॉस आर, तो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। फिर इसका करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस, दैट इज एक्सएल। फिर इसके क्रॉस करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस, एक्सी। ठीक है, तो आओ निकालते हैं, यहां पर ध्यान देना। तो यहां पर निकाल रहा हूं मैं आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आरएमएस करंट अक्रॉस रेजिस्टर। ये होगा आपका आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस, देखो आईवी भी बोलते हैं और आईआरएमएस भी बोल सकते हैं। आईवी क्यों बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू, तो आरएमएस को वर्चुअल करंट भी कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव करंट भी कहते हैं, है ना? तो अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूं आरएमएस ही, आईआरएमएस अक्रॉस आर। तो ये हो जाएगा आपका ईआरएमएस अपॉन आर, और ईआरएमएस कितना है 230 और रेजिस्टेंस कितना है 40। तो ये कैंसिल, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5.75 एम्पियर। क्लियर? नाउ आई अक्रॉस, यहां पर आपका अगर हम एल की बात करें तो ये होगा आपका ईआरएमएस अपॉन एक्सएल।
और ERMS कितना है 230 और XL कितना है आपका ओमेगा एल, ओमेगा एल। तो 230 अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना होता है, कितना है अपने पास 50 इंटू एल कितना है 5 हेनरी ना, यस 5 हेनरी। ठीक है, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, तो आपका यहां पर हो जाएगा 23/25, तो ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 230 मतलब 0.9 समथिंग है ना, कितना आएगा 9, तो आपका 0.9 मतलब 225 और 225 और 5 और 3 है ना, तो आपका 230 है ना, ठीक है 50 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 0.92 एम्पियर। क्लियर, ठीक है। चलो, तो यहां पर IRMS अक्रॉस इंडक्टर आ गया इतना एम्पियर। फिर अपन को निकालना है IRMS अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये क्या होगा आपका ERMS अपॉन XC। तो आप ERMS कितना है आपका, तो ये देखो IRMS अक्रॉस कैपेसिटर इज ERMS मतलब 230 अपॉन XC, XC का मतलब 1 अपॉन ओमेगा C, तो 230 इंटू ओमेगा C, ओमेगा 50 और C की वैल्यू आई थिंक 80 माइक्रोफैराड है, यस 80 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो 80 माइक्रोफैराड 10 की पावर -6, तो ये बताओ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 5 इंटू 8 10 की पावर -3, फिर 23 5 8 40 10 की पावर -3 मतलब 23 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आपने 4 3 12, फिर 92 इंटू 10 की पावर -2 मतलब ये भी हो जाएगा 0.92 एम्पियर, है ना। और होना भी चाहिए क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में XL और XC की वैल्यू बराबर है कि नहीं, तो यहां पर आपका सेम करंट आएगा IRMS। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर मैंने तीनों के क्रॉस करंट की वैल्यू निकाल दी मैंने। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, उसने क्या बोला, करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट फॉर एलिमेंट्स एंड सोर्स स्पेसिफाइड इन एक्सरसाइज 7.11 फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग एक काम करें, इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है ना, ध्यान दें, यह भी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कुछ पूछा है इसके अंदर। देखो, अ सर्किट कंटेनिंग अ 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज, मतलब ये LC सर्किट है, ठीक है। उसको हमने कनेक्ट किया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है ना, ठीक है, मतलब ये प्योर आपका LC सर्किट है। ओके, नाउ ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यूज, मतलब मुझे I0 और IRMS निकालना है। पहले ये निकाले हम लोग, ठीक है। तो पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं, तो आपका L है 80 मिली हेनरी और आपका C है 60 माइक्रोफैराड। तो ध्यान देना, पहले के लिए आपका जो L है वो है आपका कितना 80 मिली हेनरी और जो कैपेसिटेंस है वो 60 माइक्रोफैराड है, ठीक। नाउ अब मुझे यहां पर निकालना है क्या, मुझे निकालना है यहां पर पीक करंट, ठीक है। तो ये देखो पीक करंट क्या होता है, पीक वोल्टेज अपॉन Z, ठीक है। और यहां पर LC सर्किट का जो Z होगा वो क्या होगा, तो वो Z होगा अंडर रूट ऑफ
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होगा आपका। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से यहां पर ई नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट मतलब एक्सएल माइनस एक्सी, इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये देखो ई नॉट कितना आपका 230 वोल्ट, ये तो आरएमएस होता है, तो इसमें √2 का * करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका 230 वोल्ट, इसमें √2 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको पीक वोल्टेज। ओके, एक्सएल होता है ओमेगा एल और ये आपका 1/ω/c। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो यहां देखो ये हो गया आपका 230 √2 होल अपॉन ओमेगा, तो यहां पर ओमेगा को लिखा 2πf इंटू एल माइनस 1/2πf इंटू सी, तो यहां पर ये हो गया 230 √2 होल अपॉन 2πf, f है आपका 50 हर्ट्ज और l है आपका 80 मिली हेनरी, तो 80 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ माइनस 1/2πf, f कितना आपका 50 और c कितना आपका 60 माइक्रोफैराड, 60 × 10⁻⁻6। ठीक, चलो तो अब देखो यहां पर 230 √2 होल अपॉन 2π, अगर मैं सॉल्व करूं 5 8 40 और ये 2 0 मतलब आपका आएगा 4000 10⁻⁻3। ठीक है, होल अपॉन ये माइनस में आपका 1/2 × 50 आपका ये हो गया कितना आपके पास, तो एक काम करो 2π 50 × 60 ये 3000 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 230 √2 होल अपॉन 2π, ये देखो इंटू 4, ये 0 और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ माइनस आपका होगा 1/2π इंटू 3 इंटू 10⁻³ होगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर, नाउ अब देखो यहां पर क्या कैलकुलेशन होगा, 230 √2, अब यहां पर आप एलसीएम लोगे तो आप बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 2π3 मतलब कितना 6π, तो 6π इंटू 8π, तो 6 8 कितना होता है 48π²। ठीक है, चलो तो अब बताओ माइनस कितना आपका 1000। क्लियर, ठीक है, तो अब देखो यहां पर 6π की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हुई, तो ये हो गया आपका 230 √2 इंटू 6π है ना, अपॉन में कितना है 48π² माइनस 1000। ठीक, तो अब देखो यहां पर करंट की वैल्यू जो आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी, बिकॉज 48π² कम होगा आपका 1000 से, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना आप लोग, नेगेटिव में क्यों आएगा मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो यहां पर आई नॉट की वैल्यू 230 √2 इंटू 6π होल अपॉन कितना है आपका, देखो ध्यान से 48π² माइनस 1000, तो 48π² माइनस 1000। अब आप देखो थोड़ा सा अपन स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करूंगा मैं। मालूम है π² कितना होता है 3.14 का स्क्वायर विच इज नियरली 9.8, और 9.8 को राउंड ऑफ में अपन 10 मान सकते हैं, तो π² को मैं नियरली 10 मान लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 480 माइनस 1000, तो 230 इंटू 6π इंटू √2 होल अपॉन ये आएगा आपका माइनस 520, है कि नहीं। ठीक है, ये आपका 0 कैंसिल, क्या ये कैंसिल होगा, नहीं, तो एक काम करो 2 से कर लो आप या 3 से कर लो, 3 2 6,
आपका कितना हो जाएगा यहां पर, तो 3 से आपका नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, तो यहां पर मैं कर रहा हूं 2 3 और ये 26। ठीक है, तो ये बताओ कितना आ जाएगा, -23 इंटू 3 कितना, तो ये हो जाएगा आपके पास 69 π√2/26। अब ये जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका करंट की वैल्यू दे देगा। और नेगेटिव करंट क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक्सएल की वैल्यू क्या है, एक्सी से कम है। हमने जो लिया ना यहां पर आपका एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहां पर एक्सएल कम है एक्सी से, तभी तो नेगेटिव करंट आया है। ठीक है, तो नेगेटिव से मत जाओ आप, ठीक है, आप बस मैग्नीट्यूड को देखो। यहां पर आपका कैपेसिटर ज्यादा है, मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा है, ठीक है, और हमने ले लिया था एक्सएल माइनस एक्सी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ यह है कि एक्सएल कम है एक्सी से, बाकी मैग्नीट्यूड की बात करें वो अपन को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। ध्यान देना, ये आपका 69 इंटू 3.14 इंटू 1.414, यह आएगा आपका 306.35 होल अपॉन 26। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइडेड बाय 26, तो ये 11.78 के आसपास आएगा, -11.78 एम्पियर। ठीक है, मतलब इतना करंट फ्लो करेगा मैक्सिमम पीक करंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव का बस मैं यहां पर बोल देता हूं, हियर नेगेटिव साइन मींस एक्सएल इज लेस देन एक्सी, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपका 11.78 एम्पियर आपका पीक करंट होगा। क्लियर? नाउ उसने मुझसे आरएमएस करंट भी पूछा है, तो आरएमएस करंट क्या होता है, पीक करंट अपॉन √2, है कि नहीं? तो यहां पर एक काम करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे √2 से, तो यहां पर देखो आपका अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो 69 π√2 अपॉन √2 इंटू 26, ये कैंसिल आउट, तो बस यहां पर ये कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। देखो, तो ये हो जाएगा आपका 69 इंटू 3.14 216.66 डिवाइडेड बाय 26, 8.33 है ना, तो 8.33 एम्पियर करंट होगा आपका आरएमएस करंट। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर एक पार्ट का जवाब तो मैंने आपको दे दिया है ना। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या बोलता है। आओ, यहां पर बोल रहा है ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। अपन को आरएमएस पोटेंशियल निकालना है हर एक के क्रॉस, मतलब एल के क्रॉस और सी के क्रॉस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बी के लिए सर्किट बनाऊं, सॉरी यहां पर इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ठीक है, और ये हमने एसी सोर्स अप्लाई किया है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका एल और ये आपका सी, मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो ईवी मतलब ईआरएमएस, ईआरएमएस क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका सिंपल आईआरएमएस इंटू एक्सएल, है कि नहीं? तो अब यहां पर आईआरएमएस मेरे पास है 8.33 इंटू एक्सएल करेंगे, तो ये देखो 8.33 इंटू एक्सएल मतलब ओमेगा एल। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, ठीक है, तो आओ देखो यहां पर नेक्स्ट पेज पे, तो यहां पर ईआरएमएस इज इक्वल टू 8.33 इंटू ओमेगा एल, ओमेगा को लिखा 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। अब 8.33 इंटू 2 पाई
तो 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50, और यहां पर L कितनी है? तो भाई L कितनी है यहां पर देखते हैं, 80 मिली हेनरी। ठीक है, तो 80 मिली हेनरी, 80 मिली हेनरी 10 की पावर -3। चलो भाई, अब यहां पर बस कैलकुलेशन है, तो 8.33 ये इंटू कर दूं अगर मैं, 8 2 6 5 50 इंटू 80, ये हो गया आपका 4000 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब देखो यहां पर 8.33 इंटू ये आपका 2 3, और फिर आपका 4 2 8, 8 और 3 11, और फिर 1 25, 25.12। ठीक है, अब ये तो आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो मैं कर देता हूं। तो यहां पर देखो ध्यान से, 8.33 इंटू 25.12, 209.24 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 209.24 वोल्ट। ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक, नाउ अब मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये हमारा एल के अक्रॉस था, ऐसा मान लो, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, ये हमारा एल के अक्रॉस था। ठीक, अब मैं निकाल रहा हूं सी के अक्रॉस। आओ, ERMS अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये क्या होगा आपका, सिंपल, IRMS तो दोनों में सेम रहेगा बिकॉज सीरीज में है ना, इंटू XC। अब ये देखो IRMS कितना था, 8.33, और XC की वैल्यू कितनी है, तो 1/ωc। तो आप बताओ 8.33 इंटू 1/ω, ओमेगा कितना, 2πf इंटू C आपका आई थिंक 60 माइक्रोफराड है ना, यस, तो आपका 60 माइक्रोफराड। ठीक है, तो आप बताओ कितना हो जाएगा यहां पर। तो ERMS अक्रॉस कैपेसिटर ये हो जाएगा 8.33 इंटू, ये देखो ध्यान से, 1/2 इंटू पाई, तो 2 इंटू पाई इंटू F कितना, 50। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं इंटू 60, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। देखो, ERMS across capacitor is equal to 8.33 into 1/2 pi f into 60 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 6, और 10 की पावर हो जाएगा -5, ऊपर कर देता हूं मैं, तो 10 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 8.33 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू एफ मतलब 50 इंटू 6, तो आपका ये जीरो भी कैंसिल, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.33 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 6.28 इंटू 30। तो अब देखें यहां पर डेसिमल कैंसिल। ठीक है, तो 833 अपॉन 628 इंटू 3, और यहां पर 10 की पावर 3। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से। तो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 833 डिवाइडेड बाय 628 डिवाइडेड बाय 3.442 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 442 नियर अबाउट वोल्ट। तो ये होगा आपका ERMS अक्रॉस C। क्लियर? ठीक है, चलो, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर
आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस एल कितना है, इतना, और अक्रॉस सी कितना है, इतना, क्योंकि यहां पर एक्सी ज्यादा है ना, तो उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे अगर नेट वोल्टेज निकालना हो, ठीक है, तो आप बताओ नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा? देखो वैसे उसने सिर्फ क्या पूछा है, उसने पूछा है ऑब्टेन आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, ठीक है, उसने नेट पूछा नहीं है, ठीक है कि नहीं है? और अगर पूछता ना तो हम दोनों वोल्टेजेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर में, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस एल और कैपेसिटर आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, है ना? तो अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अगर मैं बोलूं कि ये करंट है, तो इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज ऊपर की तरफ रहता है, 90 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज, है ना? 90 डिग्री से लीड करता है आपका वोल्टेज, और कैपेसिटर वाले में लैग करता है वोल्टेज। अब क्योंकि आपका VC ज्यादा है तो मैंने ये बड़ा बना दिया, ये छोटा, तो आप बताओ दोनों का नेट वोल्टेज क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करके आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये कहानी है। चलो, तो उसने वैसे पूछा था हमसे कि सिर्फ दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे और सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। अब यहां पर मेरी बात को सुनो, इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का। तो एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर या अक्रॉस कैपेसिटर हमेशा कितना होता है? 0 होता है। यह फैक्ट है कि नहीं? तो यहां पर मैं सीधे आंसर बोलूंगा, एवरेज पावर जो होगा इंडक्टर का वो 0 होगा, और एवरेज पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर ये भी आपका क्या होगा? 0 होगा। अब क्यों 0 होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में एवरेज पावर? इसके लिए आप लोग कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, जहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस LCR, वहां से आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि इंडक्टर में एक साइकिल की बात करें तो जितना आपका एनर्जी देता है सोर्स, इंडक्टर को वापस ले भी लेता है उस एक साइकिल में, तो कोई वर्क डन होता नहीं है, इसलिए आपका एवरेज पावर 0 होता है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट। अब ये बताओ, अब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है और कैपेसिटर है, और दोनों के क्रॉस आपका जो पावर है वो 0-0 है एक साइकिल में, तो टोटल पावर भी एक साइकिल में कितना होगा? 0 ही होगा। तो यहां पर टोटल पावर भी कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, है कि नहीं? ये कहानी होती है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 18, है ना? तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर आप लोग इसका, ठीक है, वो तो आपका ऐसी था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का यूज करना है अपन को, मतलब वही LC सर्किट की जो अपन ने बात की थी अभी, उसी की बात करनी है। सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18 हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। अच्छा, मतलब अभी जो 18th क्वेश्चन किया था ना अपन ने, उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ L और C था। अब बोल रहा है कि उसी L और C में अब हम R भी ला दें, मतलब ये LCR बन गया, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 15 ओम। ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ सर्किट एंड द टोटल पावर एब्सॉर्ब्ड, है ना। ठीक है, तो अब देखो इसी क्वेश्चन में
अपन ने बस क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को और इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, ये देखो ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे अपन, ये रहा आपका क्या, रेजिस्टर जो इंक्लूड किया, इंडक्टर पहले से था, कैपेसिटर भी पहले से था। ठीक है, अब यहां पर हमने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 15 ओम, और एल कितना है, तो एल है आपका 80 मिली हेनरी, और सी कितना है, 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 80 और 80 मिली हेनरी एल की वैल्यू, और सी की वैल्यू है 60 माइक्रोफैराड। क्लियर। और जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई है। ये देखते हैं आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, इसी का ही इसमें यूज है ना। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ सर्किट, मतलब आर, एल और सी, इन तीनों के क्रॉस पावर निकालना है, जिसमें एल और सी का तो पावर 0 ही होगा ना यार, अभी बात किया था अपन ने पिछले क्वेश्चन में। बस यहां पर आर के क्रॉस पावर की वैल्यू आएगी, है कि नहीं। तो एल और सी में पावर तो 0 ही होता है। ठीक है, चलो आओ ध्यान देना, यहां पर अगर मुझे इसके क्रॉस पावर चाहिए तो सिंपल आई स्क्वायर आर कर देंगे हम लोग। तो पहले अपन इसका आरएमएस करंट निकाल लेते हैं, आई आरएमएस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब ये बताओ, जो आई आरएमएस होगा क्या वो होगा ई आरएमएस अपॉन जेड, और इस बार ई आरएमएस जो है वो तो ऑलरेडी अपन को गिवन है, कितना है भाई 230, जो वोल्टेज गिवन होता है वो आरएमएस होता है, अपॉन जेड ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे हम लोग, है कि नहीं, उसका होल स्क्वायर। अपन को मालूम चल गया है ना पिछले क्वेश्चन में कि आपका एक्सी ज्यादा है एक्सएल से। ठीक है, तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, आरएमएस करंट, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू कितना 230 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना 15 का स्क्वायर प्लस एक्सी, तो यहां पर एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक काम करें मैं एक्सी और एक्सएल निकाल के पहले रख लेता हूं, फिर पुट करेंगे अपन, क्या कहते हो, है ना। ठीक है, तो आप बताओ एक्सी कितना 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहां पर ओमेगा कितना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अब बताओ 1 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना आपका 50, और सी की वैल्यू कितनी 60 माइक्रोफैराड 10 की पावर -6। क्लियर। अब बताओ 1 अपॉन 2 पाई ये हो जाएगा कितना 3000, तो ये देखो 3000, तो उसका 3 0 इसको दे दिया, 3 इंटू 10 की पावर -3। अब ये ऊपर चला गया 10 की पावर 3 अपॉन 6 पाई, है कि नहीं। तो यहां पर देखो 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास, चलो ठीक है, यहां पर 2 कैंसिल कर दो, तो 1000 बाई 2 ये हो जाएगा आपका 500 बाई 3 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सी की वैल्यू आ गई। क्लियर। नाउ अब निकालते हैं एक्सएल की वैल्यू, चलो आओ निकालते हैं एक्सएल की वैल्यू। तो ध्यान देना, इधर देखो एक्सएल की वैल्यू, तो ये क्या होगा आपका ओमेगा एल, तो सिंपल कहानी, ओमेगा कितना आपका 2 पाई एफ कितना 50 और एल कितना 80 मिली हेनरी, 10 की पावर -3 का इंटू करेंगे, 2 पाई इनका इंटू आएगा 4000, 10 की पावर -3, ये कैंसिल आउट, दिस इज 8 पाई, है ना, दिस इज एक्सएल। नाउ अब हम तैयार हैं आई आरएमएस निकालने के लिए, तो ये आपका 230 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर का मतलब कितना 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर,
और एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर ना, ठीक है। तो ये देखो एक्सी कितना 500/3 पाई, तो डाल दें यहां पर हम लोग, ठीक है, 500/3 पाई। देखो 500/3 पाई माइनस एक्सएल दैट इज 8 पाई, ठीक है। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, 230/√ऑफ, देखो ध्यान से, यहां पर 225 प्लस आपका यहां पर क्या होगा 500 माइनस ये इंटू करोगे तो कितना आएगा 24 पाई स्क्वायर होल अपॉन 3 पाई, और इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, तो IRMS इज इक्वल टू 230 होल अपॉन √ऑफ, देखो 225 प्लस 500 माइनस 24 पाई स्क्वायर को नियरली अपन 10 मान लेंगे, ठीक है। 3.14 का स्क्वायर 9.8 समथिंग, तो नियरली 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो 24 इंटू 10 कितना 240, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 240 अपॉन 3 पाई, इस पूरे का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ध्यान से, 230 अपॉन होल रूट ऑफ, आप बताओ यहां पर एलसीएम कितना आएगा 3 पाई स्क्वायर मतलब 9 पाई स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास 9 पाई स्क्वायर इंटू होगा 225 इंटू 9 पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 500 माइनस 240 कितना होगा दैट इज 260, तो 260 का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ देख करके, यहां पर आएगा 230 अपॉन, अब ध्यान देना, √ऑफ, ये देखो 225 पाई स्क्वायर को 10 मान लो, तो इंटू 9 इंटू 10 प्लस 26 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना 100, ठीक है। और जो नीचे 9 पाई स्क्वायर का रूट होगा तो रूट के बाहर आके 3 पाई हो जाएगा, ऊपर इंटू कर दो इंटू 3 पाई, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो 230 इंटू 3 पाई होल अपॉन, अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई करनी है अपन को सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर मैं ये इंटू करता हूं, देखो ध्यान से, तो आपका 225 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 2025 और ये 0 प्लस 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और ये 2 0, ठीक है। चलो तो आप बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 67600 प्लस 20250, 87,000, ये आप 3 इंटू करो, 3 0 से 0, और कितना हो जाएगा 96 पाई अपॉन √ऑफ 87850, ठीक है। तो अब अगर मैं रूट निकालूं 87850 का, ठीक है, तो ध्यान देना, रूट ऑफ 87850, तो ये होगा 296.39, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 690 पाई अपॉन 296.39, 296.39 को मैं 4 मान लेता हूं, 296.39 है उसको मैंने 4 मान लिया, ठीक है। चलो अब यहां पर आरएमएस करंट देखते हैं कितना आएगा, तो 690 पाई बाय दिस, तो IRMS है आपका 690 पाई अपॉन कितना है 296.4, यही है ना, एक बार देख लेते हैं अपन, 690 पाई अपॉन 296.4, ठीक है। चलो तो अब बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई का मल्टीप्लाई करना होगा
690 में 690 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 296.4 7.3 के आसपास आ रहा है आपका, है ना। तो आपके एनसीईआरटी से हल्का सा वेरिएशन आ सकता है, बिकॉज मैंने यहां पर कुछ एजम्पशंस किए हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, कि जो पाई स्क्वायर है उसको मैंने 10 मान लिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैलकुलेशंस मैंने यहां पर एजम्पशंस किए हुए हैं, तो हल्का फुल्का सा वेरिएशन आएगा, बट द प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट। कैसे काम करना है दैट इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका आ गया IRMS करंट, है ना। अब बताओ पावर अक्रॉस जो आपका रजिस्टर होगा वो होगा IRMS का स्क्वायर इंटू R, आई स्क्वायर आर होता है ना पावर, ठीक है। तो आप बताओ IRMS कितना, 7.3, इसका स्क्वायर इंटू 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7.3 का स्क्वायर कितना आएगा, 50 के आसपास आएगा, है ना। देखते हैं 7.3 इंटू 7.3 53.29 इंटू 15, तो यहां पर इंटू 15 7,999.35 इतना वॉट, ठीक है। तो ये किसके क्रॉस है आपका पावर, रजिस्टर के क्रॉस पावर। बाकी आप ये बताओ एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर ये 0 होता है, और एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर ये भी 0 होता है ओवर 1 साइकिल, है ना। तो अब बताओ जो टोटल पावर होगा, टोटल पावर वो सारे पावर का सम है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम बोलेंगे 0 + 0 प्लस आपका 7,999.35। तो ऑब्वियस ही बात है एवरेज पावर जो आएगा टोटल वो रजिस्टर वाला ही पावर आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर, है ना, ठीक है। तो एक काम करें आप लोग, ये आपका है, ठीक है, यस। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना जो टॉपिक है, मतलब अपना जो ये पार्ट 3 है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, ये ओवर होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। इसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज नहीं तो आपके हर क्वेश्चन में लगभग ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग को कंफर्टेबल रहे, है ना। तो बस नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1-2 टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।